हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को हिस्ट्री की जीत के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज की जो हमारी क्लास है वो महाजनपद के ऊपर है। आज हम लोग 16 महाजनपद के ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे और प्लीज बताएंगे आप लोग किस प्रकार से महाजनपद का विकास होता है। और उन्हीं में से एक सबसे महत्वपूर्ण है मगध, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स से बात करेंगे। पर इन सबसे पहले मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ कि इतिहास को यदि आप लोग को समझनी है तो इसके हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी को समझो कि किस प्रकार से किसकी विकास हुई, उसके बाद कौन आया। ठीक है, यदि आप क्रोनोलॉजी को समझ जाओगे ना तो इतिहास को जानने के लिए आपका जो डर बना हुआ है ना कि इतिहास बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है, डर आपकी खत्म हो जाएगी। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं बैकग्राउंड को, फिर हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे इसके बारे में, महाजनपद का पूरी डिटेल्स से बात करेंगे। तो हिस्ट्री को ना हम लोग ना तीन कैटेगरी में बांटते हैं। हिस्ट्री को हम लोग तीन कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है, पहला आपका आता है प्री हिस्ट्री, जिसको हम लोग प्राक इतिहास भी बोलते हैं। प्राक इतिहास क्यों कहते हैं इसके बारे में बताएंगे, ध्यान से आप लोग सुनना। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राक इतिहास। दूसरा आपका आता है प्रोटो हिस्ट्री, इसको हम लोग बोलते हैं आद्य इतिहास। और तीसरा आपका आता है हिस्टोरिकल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऐतिहासिक। अब हम लोग इसको तीन प्रकार से डिवीजन क्यों करते हैं? डिवीजन करने के सबसे पीछे का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलती है, लिखित रिटन एविडेंस यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिलते, जिसकी वजह से हम इसको प्री हिस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं। और इस युग को हम लोग बोलते हैं पाषाण काल, क्योंकि यहाँ पे केवल पत्थरों का युग था, पत्थरों से हर काम हुआ करते थे। ठीक है, और इसे आखेटक समुदाय भी कहा करते हैं, खानाबदोश समुदाय भी करते हैं, क्योंकि ये लोग घूम घूम के खाना भोजन अपना करते किया करते थे, जानवरों को मारा करते थे और उसको खाया करते थे, और वो भी पत्थरों से। ठीक है, यहाँ पे भी डिटेल से बताएंगे कि यहाँ पे पाषाण काल में हम लोग किन कौन से डिवीजन है। ठीक है, तो ये हमारे इसमें क्या है, यहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य भी नहीं मिला है और ये पाषाण काल के नाम से जाना था, इसलिए हम लोग इसको प्री हिस्ट्री में डालते हैं। दूसरा आपका है प्रोटो हिस्ट्री, यहाँ पे हमें लिखित साक्ष्य मिली है, यहाँ पे लिखित साक्ष्य मिली है, लेकिन हम लोग उसको नहीं पढ़ सके, जिसकी वजह से इसको हम लोग आद्य इतिहास में रखते हैं। यदि हम लोग इसको आज भी पढ़ लें और समझ जाए कि वो लोग क्या लिखा था, तो फिर हम इसको हिस्ट्री के पार्ट में डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखित साक्ष्य मिली है लेकिन पढ़ा हुआ नहीं है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिली है, यहाँ पे तो हमें चित्राक्षर लिपि मिली है ना, हम लोग नहीं पढ़ सके इसलिए बोल दिए चित्राक्षर लिपि है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, हमें लिखित साक्ष्य मिलती है लेकिन नहीं पढ़ जाने की वजह से हम इसको प्रोटो हिस्ट्री में डालते हैं। तीसरा यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तीनों जगह पे क्या कॉमन मिला, तीनों जगह पे कॉमन मिला, यहाँ पे हमें आर्कियोलॉजिकल साइटें मिली हैं, पुरातात्विक हमारे पास क्या मिले हैं, खोज करने के बाद पुरातात्विक कुछ हमारे पास उपकरण मिली हैं, जैसे यहाँ से भी मिला, यहाँ से भी और यहाँ से भी मिली है। ठीक है, उसी में से हम प्री हिस्ट्री को ही तीन पार्ट में बांटते हैं। इसको भी तीन पार्ट में, कौन कौन से पार्ट में बांटते हैं, तो पहला बांटते हैं पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल, जिसको हम लोग पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। दूसरा हम लोग बांटते हैं यहाँ पे ही मध्य पाषाण काल। अब ये डिवीजन करने के पीछे के भी कई सारे रीजन है। ठीक है, इसको बोलते हैं मध्य पाषाण काल। और तीसरा हमारे पास है वो आपका है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, यहाँ पे क्या होती पूरा पाषाण काल में कि यहाँ पे लोग पूर्ण रूप से कहे ना तो ना बुद्धि वाले थे, उनके पास कोई ज्ञान नहीं था। वे लोग हमेशा क्या करते थे, बिना वस्त्र के चलते थे, बड़े बड़े पत्थरों को कुल्हाड़ी बना करते थे, उन्हीं से क्या करते थे, हर चीजों अपना जो सुविधाएं उनकी चाहिए वो सारी सुविधाएं बड़े बड़े पत्थरों से किया करते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में इसलिए हम लोग इसको डिवाइड किया क्योंकि यहाँ पे मध्य पाषाण काल में उन्हें क्या है ना, एक आग बनाने की, मतलब आग की जानकारी मिल जाती है यहाँ पे। अब आग की जानकारी हो गई, क्या हुआ होगा, हम लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं कि पत्थरों को पत्थरों से टकराया होगा, उससे आग निकली होगी, जंगलों में आग लगा होगा, उससे कई सारे जीव जंतु भागने लगे, उन्होंने पता चला कि अच्छा ये आग से लोग जीव जंतु भागते भी हैं। फिर वहां पे कुछ जंगल में आग बहुत बड़ी मात्रा में लगी होगी, तो वहां पे कुछ जीव जंतु का मृत्यु हुआ होगा और मरने के उसको पक गए होंगे, उसको खाए होंगे तो ये स्वादिष्ट है। तो उस तरह से फिर वो लोग क्या करते हैं, आग के एविडेंस भी हमें यहाँ से मध्य पाषाण काल से मिलती है, तो यहाँ से शुरू कर देते हैं।
नवपाषाण काल में क्या होती है, यहाँ से आपका जो है एग्रीकल्चर व्यवस्था बहुत ज्यादा तगड़ा हो जाता है। नवपाषाण काल में एग्रीकल्चर कृषि व्यवस्था यहाँ पे बहुत तगड़ी हो जाती है। पशुपालन के यहाँ से एविडेंस मेरे पास मिली है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे ताम्रपाषाण काल, इसको हम बोलते हैं कॉपर एज, ठीक है, या फिर कहे तो कांस्य काल भी बोलते हैं, कांस्य एज, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्य युग, कांस्य युगीन सभ्यता भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो कॉपर और टिन को मिला करके यहाँ पे कांस्य का कई सारे बर्तन मिले हैं हमारे पास, तो यहाँ से हम इसको डिवाइड कर दिए हैं कि ये हमारा जो प्रोटो हिस्ट्री है, जो आदि ऐतिहासिक काल है, वो हमारा कांस्य युगीन सभ्यता वाली थी। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता जो हमारा है, और ऋग वैदिक काल, ठीक है। तो ऋग वैदिक काल जो हमारे पे है, वहां पे किस में आते हैं, हमारे आदि ऐतिहासिक में आते हैं। लेकिन उत्तर वैदिक जो काल आती है आपको, वो फिर यहाँ पे ऐतिहासिक में आती है। यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरी, जिसे हम लोग लौह युग बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग पूर्ण रूप से लोहे का, आयरन का विकास देखते हैं, ठीक है। लोहे का विकास हो जाता है, कांस्य सब तो चलती रहती है, लोहे का वगैरह का विकास हो जाता है, इसलिए हम इसको लौह युग के नाम से जानते हैं। इसको भी हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला एंशिएंट, जो आज आप लोग जानते हो, बेसिकली आप लोग यही से जानते हो, ये सब से वाली चीज आप लोग बहुत कम जानते हो। एंशिएंट जिसको लोग प्राचीन इतिहास बोलते हैं। दूसरा आपका मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है, जिसको हम लोग मध्यकालीन इतिहास बोलते हैं। और तीसरा आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, जिसको आज आप लोग आधुनिक इतिहास के नाम से जानते हो। तो ये आपका जो एंशिएंट शुरू होता है, वो आपका उत्तर वैदिक काल, फिर महाजनपद, इस प्रकार से वृद्धि होते हुए आज तक हम लोग यहाँ पे इस फेज में आए हैं, ठीक है। तो देखो यार, यहाँ पे हम लोग क्या होती है, प्री हिस्ट्री में यहाँ पे जानकारी हो जाती है एग्रीकल्चर की, आग की जानकारी हो ही जाती है। यहाँ पे आते आते लोग का यहाँ पे क्या होती है, विकास हो जाता है, बड़े बड़ी चीजों की व्यापार करना शुरू करते हैं दूसरे देशों से। अब जब इस प्रकार से ज्ञान बुद्धि लोगों के पास आती है, तो फिर साम्राज्य विस्तार करना शुरू करते हैं वो। जहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या, कि नदियों के पास आकर के वो बसना शुरू कर देते हैं। नदियों के पास एक्चुअली वो लोग क्यों आते हैं, नदियों के पास एक्चुअली वो लोग क्यों आते हैं, तो नदियों के पास इसलिए आते हैं क्योंकि वहां से आप लोग को, उन लोगों को क्या होती है, एग्रीकल्चर की सुविधाएं के लिए पानी जो है भरपूर मिल जाती है। और पानी यदि भरपूर मिल जाए तो उन लोग को फिर क्या दिक्कत है। तो यही कारण है कि वो नदियों के पास आ जाते हैं। और नदियों के पास, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता वाले जो है, वो कहाँ पे आते हैं, नदियों के पास जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता वाले कहाँ आते हैं, नदियों के पास आते हैं। मतलब यहाँ पे इंडस वैली शिला से इस प्रकार जमा जाती है सिंधु नदी। यहाँ पे आपका पाकिस्तान था इस प्रकार से, और यहाँ से थोड़ा सा आपका ये अफगानिस्तान था, ठीक है। तो सिंधु नदी इस प्रकार से आती है। इसके कुछ सहायक नदियां होती है, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, वो यहाँ आकर के बसना शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर का पैदावार अच्छा होता है, सरप्लस होने लगता है, तो लोगों के पास और ज्ञान बुद्धि आता है। तो फिर क्या करते हो, साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर देते हैं। अब देखो, साम्राज्य विस्तार के समय एक वर्ड आता है जनपद, आप लोग सुने होंगे जनपद, जनपद। ये जनपद क्या है, जनपद को 2 तरीके से अगर तोड़ो तो पहला आता है जन, और दूसरा आपका आता है पद। जन मतलब होता है लोग, पद मतलब होता है वैसा जगह जहां पे वो लोग रहते थे। तो जनपद क्या होता है, उत्तर वैदिक काल से जनपद का विकास होने मानते हैं। और वहीं से फिर वो लड़ना शुरू कर देते हैं। इसी एरिया में लोग क्या करते हैं, लड़ना शुरू करते हैं। लड़ते लड़ते क्या होता है ना, ये बहुत ज्यादा एरिया कवर कर लेते हैं, ठीक है। गंगा घाटी वाला मैदान में, इसे हम लोग गंगेटिक प्लेन वाला रीजन बोलते हैं, ठीक है। और भी यहाँ यमुना वगैरह के हो गया, चंबल घाटी की तरफ आसपास वो फैल जाते हैं। और लड़ते लड़ते क्या होते हैं, वो 16 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको आज हम लोग 16 महाजनपद के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में आज हम लोग कंटिन्यू बात करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो 16 महाजनपद के रूप में टूट जाते हैं। और उसी 16 महाजनपद में एक सबसे मगध आता है प्रमुख, क्या आता है, मगध आपका जो है वो सबसे प्रमुख होकर के निकल के आता है, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं, अगले वीडियो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं मगध के बारे में, और 16 महाजनपद के किस प्रकार से विकास होते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल में ना एक शब्द आता है जनपद। जन यानी कि आपका लोग या कबीला या जनजाति, और पद का मतलब होता है वासस्थल, जहाँ पे वो निवास करते थे। तो संसाधन व राजनीतिक प्रभुत्व के लिए आपस में लड़ना शुरू कर दिए, और उन्हीं में से कोई जो है एक दूसरे के ऊपर अधिकार करना शुरू कर दिया, और महाजनपद का स्थापना किया। महाजनपद का मतलब होता है एक बड़ा सा साम्राज्य। और ये जो महाजनपद थे, उसमें से कुछ राजा के द्वारा शासित थे, और कुछ लोगों के द्वारा। जो राजा के द्वारा थे उसको राजतंत्रात्मक कहा गया, और जो लोगों के द्वारा थे उसको गणतंत्रात्मक कहा गया। ये महाजनपद 16 महाजनपदों में विभाजित होता है। तो जान लेते हैं थोड़ा सा राजतंत्र क्या होती है और गणतंत्रात्मक व्यवस्था क्या होती है। तो जो राजतंत्र होती है, उनका प्रशासन केंद्रीकृत था और राजाओं के द्वारा शासित हुआ करता था। राजसत्ता वंशानुगत होती थी, राजा, उसके बाद उसके पुत्र, उसके बाद उसके पुत्र, इस प्रकार से वह उत्तराधिकारी मुख्यतः वंशानुक्रम के नियम पर आधारित था। वहीं यदि गणतंत्रात्मक व्यवस्था में बात करें, तो निर्णय लेने वाले कोई भी प्रमुख या प्राधिकारी नहीं था।
जनजातीय प्रमुखों का चयन एक बड़े समुदाय मतलब कि लोगों के द्वारा किया जाता था। ठीक है। निर्णय विभिन्न कुलों के प्रमुखों जिन्हें अक्सर सामूहिक रूप से राजा कहा जाता था, उनके द्वारा सामूहिक रूप से ली जाती थी। ठीक है। जबकि वही राजतांत्रिक व्यवस्था में बात करें तो राजा को सलाहकार निकाय के रूप में परिषद जिसमें कि अधिकतर ब्राह्मण होते थे और सभा नामक परिषदों के द्वारा शासित या फिर सहायता प्रदान की जाती थी। एकमात्र राजा ही राजस्व अधिकारी का दावा करता था, इसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं। तो ये थी राजतांत्रिक व्यवस्था। जबकि अगर गणतंत्र में देखें तो प्रत्येक जनजाति शासक यानी कि राजा के पास एक ऐसे अधिकारी थे, साथ ही पुरोहित वर्ग के प्रभाव की प्रमुखता यहाँ पे नहीं थी। मतलब कि ब्राह्मणों का यहाँ पे प्रमुखता नहीं होता है, क्योंकि लोगों द्वारा होती है ना चुनी हुई सरकार यहाँ पे। जनजातीय शासक अपनी सेवाओं एवं सेनापति के अधीन रखते थे, ठीक है। तो ये इन दोनों में क्या है डिफरेंस है। अब आते हैं बड़े राज्यों के उदय के पीछे का कारण क्या था। तो सबसे पहला माना जाता है अनुकूल स्थान, भौगोलिक स्थितियां, जैसे गंगा के मैदान वाले उपजाऊ क्षेत्र थे और लौह उत्पादन के केंद्रों का करीब थे ये लोग। ठीक है। लौह प्रौद्योगिकी ने कृषि में सुधार किया, जिससे जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ सरप्लस अधिशेष संग्रह हुआ और इससे उनकी सैन्य और प्रशासनिक आवश्यकताओं को बनाए रखने में मदद मिली। और इस प्रकार से कहे तो अस्थिर बसावट, जो पहले खाना बदोश चला करता था, आखिर तक संग्रह था, वो चीज़ जब समाप्त हो गई थी क्योंकि अब एग्रीकल्चर सिस्टम में क्या आ गया था, लंबे समय तक रहने वाली सुविधाएँ आ गई थी। जैसे कि अगर कहीं भी कोई खेती करेगा, तो 3-4 महीना तो वहाँ पे रहेगा ही, वो कंपल्सरी था। तो इस प्रकार से अस्थिर बसावट शुरू हो जाती है। ठीक है, साथ ही अब प्रशासनिक केंद्रों के रूप में कस्बों वाले बड़े राज्यों के उदय ने अपने जन यानी कि जनजाति के बजाय जनपद के प्रति निष्ठा की भावना को बढ़ावा दिया। तो इस कई सारे कारण हैं कि बड़े राज्यों का उदय होता है। तो महाजनपद जो है, अगर इसके बारे में अगर बात करें तो बौद्ध ग्रंथों में अंगुत्तर निकाय आता है। बौद्ध ग्रंथ अगर आप लोगों को मालूम हो तो 3 पिटक है उसमें, त्रिपिटक इसको बोलते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। उसमें सुत्त पिटक में एक आता है निकाय अंगुत्तर निकाय, जो कि बौद्ध ग्रंथ है। इसमें 16 महाजनपदों की सूची दी गई है। आप जानते हैं कि 16 महाजनपद कौन-कौन थे, उनकी राजधानियाँ कौन-कौन थी और उनसे जुड़ी कुछ विशेषताएँ होंगी तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे प्रमुख आता है आधुनिक पटना और गया वाले क्षेत्र में फैला हुआ था, वो था मगध। ये पहला अपना राजधानी बनाया हुआ था राजगीर, जिसको गिरिब्रज भी कहा जाता है। इसमें अगर प्रमुखता देखा जाए तो मगध पर हर्यक वंश का शासन चल रहा था, तो वहाँ पे एक नया वंश स्थापित होता है हर्यक वंश। ठीक है। आगे आता है इसमें अगर कहें राजा प्रमुखता तो बिंबिसार भी है यहाँ पे, आपका अजातशत्रु है। ठीक है। आगे आते हैं अंग। अंग जो है वो आधुनिक जिला मुंगेर व भागलपुर में था फैला हुआ, जो कि बिहार का है एरिया। और इसकी राजधानी थी चंपा, जो कि गंगा और चंपा नदी के संगम पर स्थित थी। और ये जो थी ना चंपा, वो महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र भी था, क्योंकि नदियों के किनारे बसी हुई थी। तो नदियों के लिए चंपा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, वाणिज्य कॉमर्शियल पर्पस पे या फिर एग्रीकल्चर ट्रेड वगैरह के लिए। व्यापारी यहाँ से स्वर्ण भूमि मतलब कि दक्षिण पूर्वी एशिया तक की यात्रा करते थे। वज्जियों की अगर बात करें तो वज्जियों की राजधानी थी वैशाली। याद रखना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो मैं यहाँ पे आप लोग बता रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप लोगों से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि वज्जियों की राजधानी कहाँ थी या मल्लों की राजधानी कहाँ थी, मगध का सर्वप्रथम राजधानी किसको माना गया था। तो दोस्तों आप लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को आप लोग हमेशा एंड तक देखा करना। और यदि इस चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। यहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड सारे कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है, चाहे आप एसएससी की हो, बैंकिंग हो, रेलवे, स्टेट, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, नेट जेआरएफ तक की यहाँ पे कंटेंट आपको मिलेगी। ठीक है। आगे बात करते हैं मल्लों की। तो मल्लों की अगर जो राजधानी थी वो कुशीनारा और पावा था। बुद्ध ने अपने अंतिम भोजन जो है वो पावा में ही किया था और बीमार पड़ जाने के कारण उसे कुशीनारा में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु हो गया था। ठीक है। आगे आती है काशी, जो कि वाराणसी में अवस्थित है। इसकी राजधानी है वाराणसी। वाराणसी क्यों? क्योंकि वरुणा और अस्सी 2 नदियों के बीच में अवस्थित था, इसलिए वहाँ से एक शब्द निकल के आया था वाराणसी। याद रखना इस बात को। काशी को राजा कंस के द्वारा कोसर में मिला लिया गया था बाद में, ठीक है। आगे बात करें तो गंधार। गंधार जो है वर्तमान में उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान में अवस्थित है। इनकी जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला, जो कि व्यापार व शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना गया है उस समय की। इसमें अचेमेनिद सम्राट डेरियस के बेहस्टून शिलालेख में उल्लेख मिलता है कि फारसियों ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में गंधार पर विजय प्राप्त की थी। आगे आता है कोशल। कोशल जो कि अयोध्या सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र इसमें शामिल था। और ये सरयू नदी जो थी उसको 2 भाग में विभाजित कर दी थी, जिसकी वजह से इसका 2 राजधानियाँ बनाना पड़ा, पहला श्रावस्ती और दूसरा कुशावती। ठीक है। राजा परसेनजीत जो कि बुद्ध के समकालीन थे, बहुत ही प्रमुख राजा माने जाते हैं कौशल के। लुम्बिनी गौतम बुद्ध की जन्म स्थान भी था, जो शाक्यों में जनजातीय गणराज्य में शामिल था। तो ये बात को याद रखना आप लोग। नेक्स्ट आता है चेदी, जिसे चेती भी कहा गया है। ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में था आपका।
और इसकी राजधानी थी सुक्तिमती या फिर सोतवती नगर भी कहा गया इसको, ठीक है। यहाँ के प्रमुख राजा थे शिशुपाल। नेक्स्ट है आपका वत्स, जो कि यमुना नदी के किनारे में फैला हुआ है ये वत्स। और इसकी राजधानी थी कौशाम्बी, इलाहाबाद के निकट गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है ये कौशाम्बी, ठीक है। और वत्स के जो प्रमुख राजा थे वो थे उदयन। यहाँ पे प्रमुखों की हम बात यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में ना आपसे पूछा जाता है कि उदयन किस महाजनपद से जुड़ा हुआ था या इनका संबंध किस महाजनपद से था, तो आप बता सकते हैं कि वत्स से था। वत्स अपने उत्कृष्ट सूती वस्त्रों के लिए भी जाना जाता है, ये बात को आप लोग याद रखना। इन सब के अतिरिक्त आता है कुरु, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था और इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। महाभारत महाग्रंथ में कुरु वंश पर शासन करने वाले शासकों की दो शाखाओं के बीच में हुए संघर्ष को विस्तार से बताता है। अगला है आपका पंचाल, जो कि गंगा नदी राज्यों को दो भाग विभाजित करती थी, जिसकी वजह से कि दो राजधानियां भी थी। जो कि उत्तरी पंचाल में अगर कहे तो आपका अहिचित्र था और दूसरे अगर दक्षिणी पंचाल में कहे तो काम्पिल्य। तो पंचालों की दो राजधानियां थी, आपका अहिचित्र और काम्पिल्य, ठीक है। कनौज पर पंचाल राज्य में स्थित था ये। कनौज कहाँ पे था? तो पंचालों के राज्य में ही अवस्थित है कनौज, ठीक है। आगे बात करते हैं तो मत्स्य के बारे में। मत्स्य राजस्थान का जयपुर में है, अलवार और भरतपुर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके संस्थापक थे विराट, याद रखना इसके संस्थापक कौन थे? तो विराट थे। और राजधानी बनाई जाती है विराटनगर को। नेक्स्ट आपका अश्मक। अश्मक की राजधानी है पोटली, जो कि विंध्य पर्वत माला के दक्षिण में स्थित केवल यही एकमात्र महाजनपद है जो कि दक्षिणापथ में स्थित है, तो ये बात को याद रखना अश्मक के बारे में। नेक्स्ट आपका शूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा है यमुना नदी के तट पर, और यहाँ के राजा प्रमुख थे अवंतीपुरा, जो कि बुद्ध के शिष्य थे। अगला आता है अवंती, जो कि मालवा वाले मध्य मालवा में क्षेत्र में फैला हुआ है, मालवा वाले प्रदेश में, ठीक है। और इसकी राजधानी थी आपका एक उज्जैन और दूसरा आपका था महिष्मती। राजा प्रघुत यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस थे ये। और ये वत्स के जो शासक थे उद्यान उसके ससुर माने जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कंबोज, जिसकी राजधानी थी पुंछ। आपके ऑप्शन अगर पूछ ना दिया हो राजौरी या हाजरा दिया हो तो इसको भी आप मार सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कई पुस्तकों में राजौरी या हाजरा भी दिया गया है। प्राचीन काल में घोड़े की उत्कृष्ट नस्ल और विलक्षण प्रतिभा वाले घुड़सवारों के लिए प्रसिद्ध था, ये फेमस था कंबोज। और उत्तरापथ व उत्तरी पश्चिम क्षेत्रों में ये अवस्थित था। तो ये बेसिकली आपकी जानकारी थी इसके बारे में, 16 महाजनपदों के बारे में। अगर हम बात करें इसके बारे में कि मगध का साम्राज्य का उत्थान कैसे होता है सर, 16 में से मगध ही ऐसा क्यों होता है कि इसका सबसे बड़ा राज्य बन जाता है और मगध के ही कई सारे राजवंश आके राज करते हैं, चाहे आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो, गुप्तकालीन साम्राज्य हो, वो सारा इसी के ऊपर आते हैं। तो जानते हैं मगध साम्राज्य के उत्थान और उसके विकास के बारे में। तो मगध साम्राज्य दूसरे शहरीकरण यानी कि कलावधि जो 6ठी शताब्दी से लेकर के 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की है, इसके महान राज्यों में से एक था। पहला शहरीकरण कौन था? तो पहला हड़प्पा सभ्यता वाला माना जाता है। दूसरा माना जाता है मगध साम्राज्य को ही, ठीक है। यहाँ के अगर प्रमुख राजवंश देखें तो पहला राजवंश था हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश आते हैं, फिर तीसरा नंद वंश। 3 प्रमुख शासकों ने यहाँ पे राज किया, ठीक है। नंदों को फिर आता है मौर्यों के शासन यहाँ पे। तो थोड़ा सा विशेष जानकारी इसका जान लेते हैं, जैसे कृषि अधिशेष, शिल्प और व्यापार की वृद्धि तथा बढ़ती जनसंख्या के कारण गंगा के मैदानी इलाकों में कई शहरों का उदय हुआ, जिसे हड़प्पा सभ्यता में दूसरा परिसरीकरण के साक्ष्य मिलने के बाद इसे भारतीय इतिहास का दूसरा शहरीकरण माना जाता है, ठीक है। जानकारी के कौन कौन से स्रोत है जिससे हम मगध बारे में जान सकते हैं? तो वैदिक ग्रंथ हमारे पास जैसे कि ब्राह्मण और उपनिषद, उसमें कई जनपदों और महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कुछ बौद्ध ग्रंथ भी जैसे कि विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, तीनों पिटकों में जानकारी मिलती है इसके बारे में। और कुछ जैनियों के ग्रंथ जैसे कि भगवती सूत्र उस समय के महाजनपदों की एक सूची प्रदान करता है। अगर इनकी पुरातात्विक साक्ष्यों को देखें तो एनपीवीडब्ल्यू उत्तर ब्लैक पॉलिश वेयर की अगर बात करें तो मिट्टी के बर्तन यहाँ पे मिले इनके साक्ष्य। अहिचित्र, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, उज्जैनी आदि के क्षेत्रों में पुरातात्विक अवशेषों की भी खोज हुई है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम हर्यक वंश के बारे में, जो कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला वंश होता है ये। तो हर्यक वंश मगध पर शासन करने वाला पहले राजवंश थे जिसकी राजधानी राजगृह थी, ठीक है, जिसे गिरिव्रज भी कहा गया है। राजवंश का संस्थापक अज्ञात है, लेकिन हम लोग जो मानते हैं, विद्वान जो मानते हैं अधिकांश, वो मानते हैं बिंबिसार को, ठीक है। ऐसे लोग कहते हैं कि नहीं बिंबिसार के दादा थे, लेकिन हम लोग जनरली अगर एग्जाम में आ जाए, अगर कहीं ऑप्शन में तुमको नहीं मिले कुछ भी, तो बिंबिसार को मार के आ सकते हो, ठीक है, क्योंकि कई सारे पुस्तकों में बिंबिसार के बारे में भी जिक्र है। महत्वपूर्ण शासकों की अगर देखिए, हर्यक वंश सबसे पहले आता है बिंबिसार, जो कि महत्वपूर्ण शासक था। ये 544 से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक शासन करता है, ठीक है। बिंबिसार बुद्ध और महावीर के समकालीन थे।
इनकी संघर्ष किसके किसके साथ हुई? तो पहले बिंबिसार के अवंती के राजा प्रघोत से प्रतिद्वंद्विता थी, लेकिन बाद में वे मित्र बन गए थे। जब प्रघोत को पीलिया हो गया तो उन्हें अपने राज चिकित्सक जीवक को उज्जैन भेजा था। देखो यार, पहली बार क्या होती है ना, बिंबिसार का और राजा जो आपका अवंती का राजा प्रघोत, उनके बीच बहुत बड़ा घमासान चल रहा था। लेकिन अचानक से वो बिंबिसार के जो जीवक हैं, मतलब कि इनके राज चिकित्सक हैं, वो जाते हैं इनके बचाने के लिए। मतलब कि प्रतिद्वंदी इनका जो था प्रघोत, उनका बहुत बड़ा बीमारी हो जाता है, पीलिया, जो कि किसी भी इलाज से ठीक नहीं हो रहा थे। तो लास्ट में बिंबिसार का ही डॉक्टर जाता है जिसका नाम था जीवक, याद रखना। बिंबिसार का ये खुद का राजवैद्य था जीवक, वो जाकर के उनको बचा लेता है, ठीक है? जिसकी वजह से फिर ये दोनों दोस्त बन जाते हैं, दुश्मन से फिर ये क्या बन जाते हैं? दोस्त, ठीक है? और आगे बात करें तो बिंबिसार ने ब्राह्मणदत्त को हरा करके अंग, जो कि पूर्वी विहार पर भी विजय प्राप्त किया, और अंग और उसकी राजधानी चंपा साथ ही अंतर्देशीय और समुद्री व्यापार के लिए आवश्यक थी इसके लिए, जिसके कारण से उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर विजय प्राप्त किया। और बिंबिसार के बारे में और भी चीज़ अगर बात करें तो पश्चिम व उत्तर दिशाओं में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंधों का भी इन्होंने सहारा लिया, ठीक है? जैसे कि पहली पत्नी अगर देखें तो कौशल के या कौशल से महाकौशला थी, जो कि प्रसेनजीत की खुद एक उनकी बहन थी प्रसेनजीत की, ठीक है? और दहेज के रूप में जब उनके साथ शादी किया तो दहेज के रूप में इसको कहाँ मिला था? काशी मिला था। लेकिन बाद में इसका संघर्ष होता है फिर अजातशत्रु के साथ प्रसेनजीत का, क्योंकि क्या होती है कि बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है, और ये मृत्यु कोई और नहीं अजातशत्रु खुद करता है अपने पिता का, जिसकी वजह से उनकी माँ मतलब कि इनकी जो महाकोशला थी, प्रसेनजीत की बहन, वो विधवा हो जाती है। तो फिर क्या होता है, प्रसेनजीत और इसके बीच में युद्ध होता है काशी को लेकर के, क्योंकि जब इनके जीजाजी अगर कह सकते हैं कि जब बिंबिसार ही नहीं रहते तो काशी को ही वापस लेना शुरू कर देते हैं, तो अजातशत्रु और उनके बीच घमासान युद्ध होता है, और अंततः फिर वहाँ प्रसेनजीत हार जाता है, ठीक है? दूसरी पत्नी थी इनकी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी चेलेना, जिन्होंने अजातशत्रु को जन्म दिया था। और तीसरी पत्नी थी आपका मद्र नरेश की, पंजाब की बेटी थी वो, ठीक है? बिंबिसार की हत्या के उपरांत अजातशत्रु उसका मगध का उत्तराधिकारी बनता है, जिसके पश्चात अगर बात करें तो हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली व आक्रामक शासक माना जाता है। उसने सैन्य विजय के माध्यम से अपने पिता की विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाता गया, और राजा प्रसेनजीत ने काशी को वापस ले लिया था, जिसे उन्होंने बिंबिसार को दहेज के रूप में सौंप दिया था, जिससे मगध और कौशल के बीच क्या होती है, फिर से सैन्य टकराव शुरू हो जाता है। इनका किसके किसके साथ अगर संघर्ष देखे तो प्रसेनजीत, जो कि उसके माँ थी, मामा, क्योंकि उसके मामा ही तो होंगे ना प्रसेनजीत, क्योंकि महाकोशला उनकी मम्मी थी, ठीक है? तो प्रसेनजीत जो कि उसके मामा थे, उनको हराकर कौशल पर कब्जा कर लिया उन्होंने, और काशी को पुनः अपने राज्य में मिला लिया था बाद में। अपने नाना जो कि चटेकर को हरा करके वैशाली, जो कि लिच्छवी का राज्य था, उस पर कब्जा कर लिया और उसके मल्लों को भी हराया था। तो ये सच है, इनकी अजातशत्रु की कहानियाँ हैं। सैन्य हथियार के बारे में बात करें तो कैटापुल जो कि महाशिलांकटक का था, ये बहुत बड़ा था। जैसे युद्धक हथियार, जैसे कि एक्स-रे यंत्र का प्रयोग पत्थरों के फेंकने के लिए किया जाता था इसी कार्यकाल में। सामूहिक संहार भी किए थे उन्होंने, बहुत सारे मास किलिंग हुआ था। इसके लिए गद्दा के साथ रथ, मतलब कि रथ मूसल का भी प्रयोग किया गया था, तो ये बात भी याद रखना। अवंती के शासक जिन्होंने पहले कौशाम्बी के वंश को हराया था, उनके द्वारा आक्रमण के खतरे पर मुकाबला करने के लिए राजगृह की किलेबंदी करना ये अजातशत्रु क्या कर दिए थे? शुरू कर दिए थे। अपने जीवन काल में ही उनकी मुलाकात बुद्ध से भी होती है। बुद्ध ने उनसे या उनके शासनकाल जो कि 483 ईसा पूर्व के दौरान ही परिनिर्वाण मतलब प्राप्त किया था, जिसकी वजह से अजातशत्रु ने क्या किया? पहली बौद्ध संगीत का आयोजन करवाता है। मतलब कि अजातशत्रु के समय में ही 483 ईसा पूर्व में क्या होता है? बुद्ध का मृत्यु होता है, और बुद्ध के मृत्यु से पहले अजातशत्रु उनसे मिल चुके थे, और जब इनकी मृत्यु होती है तो क्या करते हैं? प्रथम बौद्ध संगीति का भी आयोजन करवाते हैं। कौन? तो अजातशत्रु, ठीक है? ये करवाते हैं कहाँ पे? तो ये करवाते हैं आपका राजगीर में ही, ठीक है? आगे हम बात करें तो आता है इसके बाद प्रमुख राजा उदयभद्र, जिसको उदयन कहा गया है, 460 से 444 ईसा पूर्व तक शासन करता है, और उन्होंने गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र को अपना नया राजधानी बनाता है, ठीक है? इन सब के बाद अन्य आता है शिशुनाग वंश। हर्यक वंश का नया वंश आता है शिशुनाग वंश। इसके अगर प्रमुख शासक को देखें तो शिशुनाग खुद होता है, क्योंकि शिशुनाग ने ही क्या किया था? हर्यक वंश के अंतिम शासक को मारा था, ठीक है? तो असल में नागदशक अंतिम हर्यक वंश के राजवंश के शासक थे, उनके अमात्य या फिर मंत्री हुआ करता था ये। और उसने 413 ईस्वी पूर्व में इस राजवंश की स्थापना की थी, और उसने अस्थायी तौर पर राजधानी को वैशाली स्थानांतरित कर दिया था। उसने फिर बाद में अवंती को भी हराया और इसे मगध का हिस्सा बना लिया। इस प्रकार से मगध और अवंती के बीच 100 सालों तक पुरानी प्रतिद्वंद्विता
समाप्त हो गई थी, ठीक है। साथ ही इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी आता है वो काला अशोक आता है, ठीक है। इसे कहे तो काकवर्ण भी कहा जाता है इसको पुराने के अनुसार, और उसने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाता है 383 ईसा पूर्व में, ठीक है। इन सब के अतिरिक्त आता है फिर अब नंद वंश, जो कि महापद्म नंद, इन्होंने शिशुनाग वंश के अंतिम राजा की हत्या करके सिंहासन पर कब्जा करता है और नंद वंश की क्या करता है, स्थापना करता है। तो महापद्म नंद के बारे में अगर बात करें तो इसको वैशाल सेना के कारण उसे उग्रसेन भी कहा गया। महापद्म नंद के पास ना बहुत बड़ी सेना थी, जिसकी वजह से इनकी विशाल सेनाओं को देख करके इन्होंने उग्रसेन की संज्ञा लिया हुआ था, मतलब इसे उग्रसेन भी कहा जाता था। वंश की अगर बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार इसे गैर क्षेत्रीय वंश के माना जाता है या फिर अज्ञात वंश के रूप में माना जाता है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। और यह भारत का पहला साम्राज्य निर्माता भी कहा जाता है, याद रखना। प्रश्न में आ सकता है कि पहला साम्राज्य निर्माता किस राजवंश के किस शासक को कहा जाता है, तो नंद वंश के महापद्म नंद को माना जाता है साम्राज्य निर्माता। उसने एकराट, एकराट का मतलब होता है एकमात्र संप्रभु जिसने अन्य सभी शासक राजकुमारों को नष्ट कर दिया हो, और साथ ही साथ सर्व छत्रांतक की भी उपाधि धारण किया था, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा उपाधि होती है इन लोगों के लिए। साथ ही उसने कलिंग पर या कलिंग को मगध में शामिल कर लिया और जीत के पारितोषिक के रूप में जिन यानी कि कलिंग जिन को कलिंग का राजकीय प्रतीक का दर्जा प्राप्त किया था। इसकी एक मूर्ति भी लाया उन्होंने। अपने विद्रोहियों को कुचलने के लिए उसने कौशल पर कब्जा कर लिया। कर संग्रह के क्षेत्र में अगर देखें महापद्म नंद वाले एरिया में, तो करों का व्यवस्थित संग्रह नियमित रूप से नियुक्त अधिकारियों के द्वारा किया जाता था, जिससे एक बड़ी सेना के रखरखाव के सहायता मिलती थी। और यदि महापद्म नंद के समय की अगर सिंचाई व्यवस्था देखें तो उन्होंने सिंचाई कार्य को सुदृढ़ करने के लिए नहरों का भी निर्माण करवाया था, ठीक है। उसने 8 पुत्र, उसके जो 8 पुत्र थे, वो उसके उत्तराधिकारी बने और वे सभी क्या हुए, मिलकर के नंद या नवनंद या फिर नवनंद का सकते हो, इनके नाम से राज करना शुरू कर दिए। उन्हीं में से एक आता है धनानंद। वह अंतिम प्रभावशाली राजा माना जाता था, जिसके पास एक विशाल सेना थी, जैसे कि ग्रीक इतिहास का अनुसार कहा गया है तो डायोडोरस ने उसे एग्रामस या फिर जैनरामस कहा है। तो ये बात को भी आप लोग याद रखना। इसे नंदोपरकर्मी या नंदोपकर्मणी, जिसे एक विशेष माप मानक कहते हैं, इसके आविष्कार का भी श्रेय दिया जाता है। तो धनानंद ने क्या किया था, एक नया आविष्कार किया था जिसका नाम था नंदोपकर्मणी, जो कि मापक व्यवस्था के लिए था ये। और इसके शासनकाल के दौरान ही सिकंदर ने 327 से 325 ईसा पूर्व के बीच भारत के ऊपर आक्रमण किया था। ये बात को भी आप लोग याद रखना। उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास उदयगिरी व हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, उदयगिरी में हाथी गुम्फा अभिलेख या फिर कहे तो हाथी गुफा, इन शिलालेख में महापद्म नंद द्वारा निर्मित जल सेतु का भी रिकॉर्ड या साक्ष्य मिलता है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं मगध की सफलता के कारण। मगध की सफलता के कारण क्या थे, तो बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु, महापद्म नंद जैसे महत्वाकांक्षी शासकों ने साम्राज्य के विस्तार के लिए कूटनीतिक व सैन्य दोनों तरह की क्या किया, तरीकों को अपनाया। साथ ही भौगोलिक लाभें भी थी इन लोगों के पास। जैसे मगध क्षेत्र में विद्यमान लौह अयस्क की प्रचुरता ने वहां के शासकों को प्रभावी हथियारों के निर्माण में उनकी काफी ज्यादा मदद की थी। मगध की राजधानियों राजगीर और बाद में पाटलिपुत्र की राजनीतिक अवस्थिति में ने भी लाभ पहुंचाया उसको। पाटलिपुत्र कैसे पहुंचा, तो पाटलिपुत्र नदियों से घिरा हुआ था और इस प्रकार से वह एक जल किले या फिर जल दुर्ग के रूप में कार्य करता रहा। इस प्रकार से क्या हुआ, तो दूसरे शासकों ने इस पर आक्रमण करने से पहले सोचते थे कि यार इतने बड़े जलों को किस प्रकार से हम पार करेंगे, ठीक है। साथ ही 5 पहाड़ियां जो कि राजगीर को पूर्ण रूप से घेरे हुए थी, ये भी इनका एक प्राचीर के रूप में या फिर किला के रूप में काम कर रहा था। साथ ही गंगा के मैदान की केंद्रीय अवस्थिति जिसके कारण उनके दक्षिणी क्षेत्रों में जंगलों से लकड़ी और हाथी मिलते थे, जिससे इन्हें एक विशेष सैन्य लाभ भी मिलता था। मगध पहला राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर हाथियों का क्या किया था, प्रयोग किया था। किस लिए, युद्ध के लिए। लकड़ी की प्रचुर संसाधनों ने नाव निर्माण में भी सहायता की, जिससे मगध के विस्तार को भी क्या हुआ, फायदा हुआ। अब आते हैं मगध साम्राज्य के अधीन प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार चल रही थी। तो अधिकारी व मंत्रियों की पहले बात करते हैं। तो उच्च अधिकारी जिन्हें महामात्र या फिर अमात्य कहा गया है, तो उच्च अधिकारी को महामात्र या फिर अमात्य के रूप में जाना जाता था, ठीक है। कई भूमिकाएं निभाने पड़ती थी इनको, जैसे कि मंत्री जिसे मंत्री कहा गया, कमांडर जिसे सेना नायक, न्यायाधीश, मुख्य लेखाकार और शाही हरम के प्रमुख भी इसमें शामिल थे। इन कार्यों हेतु उन्हें आयुक्त द्वारा सहायता भी प्रदान की जाती थी। उन्हें ब्राह्मणों के बीच से नियुक्त किया गया था और उन्हें काफी अधिकार भी प्राप्त थे, तो ये बात भी याद रखना,
ठीक है, कि मगध साम्राज्य में अधिकतर अगर कहे तो ब्राह्मणों का ही चलता था। बौद्ध ग्रंथ जैसे कि महापरिनिर्वाण सूत्र में मगध के वंशकार का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने अजातशत्रु को वज्जियों की जनसंख्या को जीतने के योग्य बनाया था। ठीक है, अब यदि हम इसकी बात करें कानून और विनियम की सहायता के लेकर के, तो कानून और न्याय व्यवस्था ने जनजातीय कानून का स्थान लिया। सामाजिक पदानुक्रम ने नागरिकों और अपराधियों कानून को प्रभावित किया। साथ ही शूद्रों द्वारा उच्च वर्णों के विरुद्ध किए गए अपराधों में कड़ी सजा का प्रावधान भी था, लेकिन शूद्रों के विरुद्ध किए गए अपराधों में अधिक उदारता प्रदान की गई थी। देखो यार, यहाँ पे बात ये आती है ना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चार वर्ण तो थे ही। शूद्रों को बिल्कुल दी जाती थी। ऐसा नहीं है कि शूद्रों को यातना नहीं दी जाती थी। लेकिन जिसके ऊपर ज़्यादा भरोसा था ना, चाहे वो ब्राह्मण हो या कोई भी हो, चाहे क्षत्रिय ही क्यों ना हो, और यदि उन्होंने ही कुछ उसके ऊपर गलतियाँ किया हो, तो उनको सबसे बड़ा कष्ट दिया जाता था। ठीक है? तो ये बात को भी आप लोग याद रखना। आगे यदि हम बात करें तो शाही प्रतिनिधि जैसे धर्मशास्त्रों के आधार पर कानून का संचालन करते थे और अपराधियों गतिविधियों के लिए सजा में कोड़े मारना, सिर कलम मतलब कि किसी गला काटना, ये सारी भी चीज़ें शामिल थी। मगध साम्राज्य के दिन अगर सामाजिक व्यवस्था अगर देखें तो समाज 4 वर्णों में विभाजित तो था, जो कि उत्तर वैदिक से हम लोग देखते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में। इसमें भी और क्या आती है, प्रमुखता में क्या होती है, इनमें वृद्धि होती है। ये चीज़ें और मजबूत हो जाती है। ठीक है? शूद्रों को उच्च पदों से बाहर रखा गया था और उन्हें अक्सर दास, कारीगर, खेतिहर मजदूर के रूप में नामित किया जाता था। इस अवधि के दौरान कई अगर देखा है तो एक नई साम्राज्य या सामाजिक श्रेणी अछूत का भी उदय हो गया था, अछूत वर्ग। ठीक है? सामाजिक वर्गीकरण में अछूतों को शूद्र के नीचे रखा गया था और सामाजिक वर्गीकरण में अछूतों को शूद्र से नीचे भी रखा गया था। दूसरी बात कि उन्हें बस्तियों के किनारे पर रहने या आखेटा संग्राहक के रूप में जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। तो ये बातें यहाँ पे इनकी बातें हो गई। साथ ही ये बात ये है यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात कि उसको हाशियों पर धकेल दिया गया था। हाशियों मतलब कि एकदम पूरा निम्न जाति के एकदम उर्म माना गया था उनको। छोटी-मोटी नौकरियाँ ही दी जाती थी उनको, जैसे कि बाथरूम वगैरह साफ करना, ये सारी चीज़ें गलत कामों के लिए इनको ही बुलाया जाता था। उनकी अपनी भाषा भी थी जो इंडो आर्यन द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। ठीक है? अगर हम पारिवारिक संबंध देखें मगध साम्राज्य में, तो रक्त संबंधी रिश्तेदारों को महत्वपूर्ण माना गया था और उन्हें जाति श्रेणीगत में भी शामिल किया गया था। कुल विस्तारित पितृ परिवार को दर्शाता है उस समय की, और जबकि नाटकाश जो है उसमें माता और पिता दोनों के रिश्तेदारों को शामिल थे। विस्तारित परिजन समूहों को नाती या फिर नाती कुलीन कहा गया है, तो ये बात को आप लोग याद रखना। अगर उस समय की महिलाओं की सामाजिक स्थितियाँ को देखें, तो समाज पहली बात तो पितृसत्तात्मक था, ठीक है? और महिलाओं को निम्न दर्जे का ही प्राप्त था। अंतर्विवाह जातीय अवस्था अगर देखें, तो इसका महिलाओं को अधिकारों का दमन में वृद्धि हुई, ठीक है? तो अधिकारों का दमन में वृद्धि जनरली जो होती है ना, वो ब्राह्मण, क्षत्रियों में ही होती है, क्योंकि वैश्य और शूद्र जो होते हैं ना, वो छठे जाति के वो लोग थे, तो लोग जाते कहीं भी काम करते थे, अपने लोगों के साथ अपने पति को सहायता कर देते, तो उन लोगों में ज़्यादा चीज़ें लागू नहीं होती है। ये चीज़ें केवल लागू होती है ब्राह्मण और क्षत्रिय वालों महिलाओं में भी। ठीक है? और बेटियों की तुलना में बेटों को प्राथमिकता देने के जारी रहा उस समय भी, क्योंकि वंश को आगे बढ़ाना था, इसलिए उन्होंने क्या किया, बेटों को ज़्यादा भूमिका दिया और अंतिम संस्कार के लिए बेटों को जन्म देना बहुत बड़ा आवश्यक माना जाता था, तो ये भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी वहाँ पे। मगध साम्राज्य की अधीन अर्थव्यवस्था है आपकी, तो आप यदि चाहे इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कराधान व्यवस्था को, ठीक है? और हाँ, यदि आप लोग को इसका पीडीएफ या नोट्स चाहिए ना, तो आप लोग मेरा हिस्ट्री के जीत के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप लोग वहाँ पे जाकर जॉइन कर लेना, वहाँ से आपको इसको डिटेल्स में आपका पीडीएफ भी मिल जाएँगी सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्लास आपकी क्या होती है, खत्म होती है दोस्तों। और ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना यार, और हाँ, हिस्ट्री के जीत के इस प्लेटफ़ॉर्म को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ वीडियो को आप लोग दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना यार। यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट हिस्ट्री को मजबूत करवाया जाएगा, जिससे आप लोग किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहे हो, तो हिस्ट्री को लेकर के जो डर बना हुआ है, वो सारा डर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो अगले वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू आप सभी को।